केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल वाराणसी आ रहे हैं। गृह मंत्री काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर एम्फी थिएटर मैदान में पुरजोर तैयारी की जा रही है। अमित शाह काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। महीने भर से चल रहे काशी तमिल संगमम का समापन 16 दिसंबर को BHUKC एम्फी थिएटर मैदान पर होगा। कल 16 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों से क्लोजिंग होगी। उन्हीं के साथ भारत सरकार के कई बड़े वरिष्ठ माननीय मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल रहेंगे। करीब 2.5 घंटे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शुक्रवार शाम 4 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए BHU हेलीपैड आएंगे। एम्फी थिएटर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती के घर जा सकते हैं। बाबा धाम काल भैरव के दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। पूर्वांचल की सियासी नब्ज पर खास पकड़ रखने वाले अमित शाह निकाय चुनाव की गहमागहमी के बीच वाराणसी आ रहे हैं। इसलिए उनका वाराणसी आना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। हादसे की आशंका को देखते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। दरअसल यमुना एक्सप्रेस वे पर धुंध और कोहरा होने की वजह से दुर्घटना का खतरा अधिक रहता है। इसलिए यमुना प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक वाहनों की गति कम कर दी है। अब यमुना एक्सप्रेस वे पर 100 की बजाय 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कर दी गई। अभी तक अधिकतम रफ्तार सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारी वाहनों के लिए भी अधिकतम गति सीमा तय की गई है। भारी वाहनों की सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। वाहनों की गति है वो एक्सप्रेसवे होने के कारण उसे अनियंत्रित ना करें, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है और सर्दी में कोहरे के कारण जो है हर बार एक्सप्रेसवे पे इस तरह की घटनाएं जो हैं हम लोगों के सामने आती हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों के चालान भी काटे जाएंगे। नए नियम की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए 0 पॉइंट से लेकर आगरा तक लोगों को पैम्पलेट और प्रचार प्रसार के जरिए जागरूक किया जाएगा। नई गति सीमा लागू होने के बाद परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाने की योजना बनाई है। वंशुपाल यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के बाद अखिलेश यादव अपने चाचा को कौन सी भूमिका देंगे, ये किसी को नहीं मालूम। इस बीच शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने कहा कि पद का कोई सवाल ही नहीं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव का परिवार एक हो गया और उपचुनाव के बाद सपा और प्रसपा भी एक हो गए, लेकिन शिवपाल की भूमिका को लेकर सवाल अब भी बरकरार है। लेकिन आदित्य यादव ने कहा है कि शिवपाल यादव के लिए पद नहीं बल्कि पार्टी जरूरी है। जिन्होंने इतना काम किया है, जिनके लिए कोई भी पद हो, कोई भी पद उनके लिए जस्टिफाई नहीं करता और जस्टिफाई नहीं करता। दरअसल शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सपा में विलय के बाद से ही सभी को इस बात का इंतजार है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अपना कमाल दिखाने वाले चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव कौन सी जिम्मेदारी देने वाले हैं। लेकिन अपने पिता की नई भूमिका के सवाल को आदित्य यादव गैर जरूरी बता रहे हैं। वो एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने पद देख के काम नहीं किया, जिन्होंने नेताजी जब कुछ भी नहीं था उनके पास तो साइकिल लेके उनके लिए प्रचार किया। आदित्य यादव भले ही सपा में शिवपाल के नए रोल पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन खुद अखिलेश यादव 8 दिसंबर के बाद कई बार बोल चुके हैं कि चाचा को जल्द ही नई जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इस बात का ऐलान अखिलेश यादव कब करेंगे, इसका इंतजार सभी को है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव 20 दिसंबर को कानपुर जाएंगे, जहां वो जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिलने वाले हैं, जिसके लिए पार्टी की तरफ से कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर हुई कार्रवाई के बाद अखिलेश के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, जहां वो इरफान से 1 घंटा 15 मिनट तक बात करेंगे। अखिलेश के इस डैमेज कंट्रोल पर इरफान सोलंकी के परिवार ने खुशी जताई है। करेंगे बात और हमें उम्मीद है कि राहत मिलेगी हमारे बच्चों को जरूर इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि वो आए और हमारी बात आगे, उनकी बात ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो हमें बहुत एक खुशी और एक सपोर्ट लग रहा है कि चलिए वो हमारे परिवार के तरीके हैं और वो उन्होंने हमारे लिए सोचा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड के मामले में साथ साथ जमीन पर कब्जा करने और धमकाने का मामला भी चल रहा है। सपा का आरोप है कि पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी को प्रताड़ित किया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और राष्ट्रीय तेजी का आ जाने मात्र से उसके मन में कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए उसको करने की भावना मजबूत हो रही है। इससे पहले भी अखिलेश यादव लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद आजमगढ़ के इटौरा जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात की थी और सपा नेताओं को फर्जी मुकदमों में जेल भेजे जाने के आरोप लगाए थे।
वहीं आजमगढ़ से भाजपा के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की। तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सेना के पलटवार के बाद मचे संग्राम के बीच निरहुआ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर अहीर रेजिमेंट की मांग छेड़ दी है और इस पुरानी मांग को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस मामले पर अपना भाषण दिया और कहा कि अगर अहीर रेजिमेंट बन जाता है तो चीन भी हमारी ओर आंखें दिखाने में 4 बार सोचेगा। जिस दिन ये अहीर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण 1 सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में रेजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। निरहुआ के अहीर रेजिमेंट की मांग के बाद सवाल ये उठने लगा कि क्या भारत सरकार उनकी मांग पर कोई ध्यान देगी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।